तो आज हम लोग देख लेंगे बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। तो किसने की है अनुशंसा की है स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने। किसने की है? स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने। ये है हमारे स्वर्ण सिंह। इनको वर्ष 1992 में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। वर्ष 1992 में पद्म विभूषण मिला है। अब पद्म विभूषण मिला है जो कि क्या है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है स्वर्ण सिंह मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर ही क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। 1976 में क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। बात करें तो ये 1976 के समय ये क्या थे? रक्षा मंत्री के पद पर थे। भारत के रक्षा मंत्री के पद पर थे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थी। ठीक है, देखिए आरंभ में जो है मौलिक कर्तव्य केवल 10 थे। कितने थे? केवल 10 आरंभ में। लेकिन बाद में जब 2002 में क्या हुआ? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को 11 कर दिया बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिकीय में उत्तर रेखा है? कौन सी प्रमाणिकीय में उत्तर रेखा है? तो ये प्रमाणिकीय में उत्तर रेखा 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये नहीं है। 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भी नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये है। तो बात करें किसका? यमोत्तर रेखा की। यमोत्तर रेखा जो होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की ओर, ईस्ट। ठीक है, और ये भारत का मानक रेखा है। कौन रेखा है? भारत का मानक रेखा है। 82 डिग्री 30 मिनट की अगर बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो भारत की यमयोत्तर रेखा है। कौन रेखा है? भारत की यमयोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक समय रेखा है। कौन रेखा है? मानक समय रेखा है। ठीक से चल नहीं रहा है। देखिए ये जो है इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है। ये देखिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश हो गया। फिर कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। फिर हो गया कौन? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा से होकर गुजरता है। फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है।
ये देखिए, इसका जो है ग्रीनविच रेखा से, भारत का जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच रेखा से इसकी जो अंतर है, यानी कितना कितना आगे है, दूरी है, कितना आगे है, तो ये अंतर जो है इसका 5.5 घंटा का है। 5.5 घंटा का ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा का अंतर आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ मैप भी आपके लिए रख लिए हैं। देखिए, ये है हमारा भारत का मानक समय रेखा। देखिए, ये भारत का जो मानक समय रेखा है उसमें आप देख रहे होंगे ये मिर्ज़ापुर यहाँ जगह का नाम है। और ये देखिए 5 राज्यों से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया ना 5। और ये है आपका, ये हो गया 82.5 डिग्री, जो भारत का मानक समय रेखा है, ये वाला है। ठीक है। और देखिए, ग्रीनविच रेखा भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ग्रीनविच रेखा जो है वो आपका यहाँ है। ग्रीनविच रेखा ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला लाइन यही है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रीनविच मेरिडियन। ये ग्रीनविच मेरिडियन जो है यहाँ से गुजरती है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अफ्रीका से यूरोप से गुजरती है, अफ्रीका और यूरोप से होकर गुजरती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म है, जैन धर्म स्थल है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी मूर्ति की ऊंचाई आपको बता दें कि इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई है आपका 57 फीट। आइए गोमतेश्वर की मूर्ति आपको दिखा दें। देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ आप देख रहे होंगे, गोमतेश्वर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कितना फीट की है, 57 फीट का है। और इसको बनवाया कौन था? तो इसको बनवाया गया था गंग वंश के जो एक मंत्री थे चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। और ये बना कब था? तो 1983 में बना था। 1983 में इसका निर्माण किया गया था। 983 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और कौन बनवाया था? तो गंग वंश के मंत्री मंत्री का नाम क्या था? मंत्री का नाम था चामुंड राय। क्या नाम था? चामुंड राय। इन्होंने ही बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के कहाँ? हासन जिले में स्थित है। ठीक है। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ना। और ये पत्थर से बनी सबसे विशालकाय मूर्ति है। और जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव के पुत्र थे ये। इनके पुत्र का नाम था कौन सी? बाहुबली। और इन्हीं को कहा जाता है गोमतेश्वर। बाहुबली को ही गोमतेश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो पटना कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो 1917 में हुआ था। देखिए, उस समय जो है विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जो था वो बिहार, उड़ीसा और नेपाल के क्षेत्र पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो अ पैसेज टू इंडिया लिखा गया है
E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया, E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। देखिए E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर, देखिए ये पुस्तक है अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखिए देखिए E.M. फॉस्टर जो है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, इज़ अ ब्रिटिश राइटर। ये ब्रिटिश राइटर थे और हु इज़ बोर्न इन लंदन। कहाँ जन्म लिए थे? लंदन में जन्म लिए थे 1879 में। 1879 में इनका जन्म हुआ था। 79 में E.M. फॉस्टर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, राज्यसभा एक अस्थाई संस्था है। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बात सही है। बोलता है राज्यसभा का गठन वर्ष 1958 में, 1958 में नहीं हुआ है। ये कब हुआ है? तो 3 अप्रैल को हुआ है, 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। कब हुआ है? 1952 में। देखिए और बता दें कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदस्य तो है, ये ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन हो गया? ये वाला हमारा गलत था। कब किया गया है? कब किया गया है? तो 3 अप्रैल 1952 में किया गया है। इसका जो पहला बैठक हुआ था 13 मई। पहला बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक जो हुआ था वो 13 मई 1952 में हुआ था। पहला बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 में प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है आपको बताना है। सतलज है, रावी है, चिनाब है और ब्यास है। तो कौन है नहीं, कौन किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में जो है सतलज का नहीं है, रावी का है, चिनाब का है और ब्यास का है। आइए देखिए, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। कहाँ है? मानसरोवर, मानसरोवर है। और मानसरोवर के निकट जो है वो एक राक्षस ताल हिमनद से है। इसका है सतलज का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से है। और इसका स्थानीय नाम की अगर बात करें तो स्थानीय नाम जो होता है वो लोगचेन खम्बाब है, इसका स्थानीय नाम है ये। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है हमारा कौन? रावी जो है, रावी के बारे में जानिए। तो रावी जो है, रावी कहाँ से निकलती है? रावी आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल एक दुर्गम क्षेत्र से होता है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिला, कौन जिला? कांगड़ा जिला बड़ा भंगाल के दुर्गम क्षेत्र से होता हुआ, बड़ा भंगाल के दुर्गम क्षेत्र से क्या होता है? निकलता है, दुर्गम क्षेत्र से। क्लियर है। नेक्स्ट है चिनाब। तो चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी के बारे में बात करें तो चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश से लाहौल और स्पीति जिले के, कौन जिला? तो लाहौल और स्पीति जो जिला है, ये दो जिला है
उसके ऊपरी हिमालय के टांडी, ऊपरी हिमालय के टांडी से, ऊपरी हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, ये हो गया चिनाब के बारे में। तो चिनाब जो हो गया, चिनाब है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लाहौल और स्पीति जिला के ऊपरी हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। अब बात करना है ब्यास की। तो ब्यास के बारे में बता दें कि ब्यास जो है, ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है, और है एक, और क्या है? जर्जिकिया है। और ये कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से ये क्या होती है? निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, और यह कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रा में है। यह और कुल्लू हो गया, मांडी हो गया, हमीरपुर और कांगड़ा में इसका क्या है? बहता है। कुल्लू कहाँ कहाँ बहता है? तो कुल्लू में बहता है, कुल्लू में, मंडी में और हमीरपुर और एगो है, हमीरपुर और कांगड़ा से बहती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ चिनाब सतलज को देख सकते हैं आप, सतलज चिनाब सभी नदियों को आप देख सकते हैं। देखिए सतलज है, सतलज का देखिए कहाँ से सतलज है, यहाँ से चला है, यहाँ से, और यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ मिल गया है ना। उसके बाद आ गया कौन? रावी ना। चिनाब देखिए, चिनाब यहाँ पर है, चिनाब यहाँ से निकला और यहाँ से ऐसे होते हुए और इधर मिल गया। ठीक है, चिनाब हो गया। चिनाब के बाद ब्यास आपको दिख रहा होगा, ब्यास जो है यहाँ से चला और यहाँ से निकल लिया। ब्यास आपको देखने को मिला, यहाँ ब्यास, यहाँ सतलज और यहाँ चिनाब, ये वाला नदी यहीं पे चिनाब है। चिनाब हो गया, और इस तरह से आप नदियों को देख सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कहता है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो एक कार्बन क्रेडिट किससे समतुल्य है? समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन से। 1000 किलोग्राम कार्बन से। बता दें कि कार्बन क्रेडिट है क्या? तो कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो धारक को एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैस को छोड़ने की अनुमति देता है ना। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो कितना हो जाता है? 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाता है ना। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है, कार्बन क्रेडिट, वो इसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। हाँ, इसका एक और भी नाम है, उस नाम क्या है? ऑफसेट के रूप में जाना जाता है ना। इसे उन कंपनियों को सम्मानित किया जाता है, उन कंपनियों को सम्मानित किया जाता है जो अपने उत्सर्जन को सीमित करने के लिए प्रदूषण में योगदान करती है। प्रदूषण में जो योगदान करती है उन कंपनियों को इससे सम्मानित किया जाता है, यानी कार्बन क्रेडिट से सम्मानित किया जाता है। कार्बन क्रेडिट क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस का प्रबंधन और कमी करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ
खत्म हुआ। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप देखिए, लोहा का शुद्ध रूप जो आप यहाँ देख रहे हैं, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। तो ढलवा नहीं होगा, कच्चा भी नहीं होगा, स्टील नहीं होगा, पिटवा लोहा आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसमें जो है ये पिटवा लोहा जो होता है ये सबसे शुद्ध माना जाता है ना। सबसे शुद्ध जो है ये पिटवा लोहा को क्या माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। सबसे शुद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कितना कार्बन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मात्र 0.08% पाया जाता है। ठीक है, 0.08% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगर ढलवा लोहा की बात करें तो ढलवा जो है सबसे अशुद्ध है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कार्बन का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो ढलवा लोहा जो है वो अशुद्ध है। ढलवा लोहा सबसे अशुद्ध टाइप का इसमें कार्बन पाया जाता है, अशुद्ध। और इसमें जो होता है ढलवा लोहा में कार्बन का जो मात्रा होता है वो होता है 2.1% से लेकर के 4% तक आपको मिलेगा ढलवा लोहा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, दिख ही नहीं रहा, चलिए देख लीजिएगा। ये उसके गुण हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात का। ठीक है, इसमें कार्बन का प्रतिशतता आप देख रहे होंगे 2 से लेकर के 4.5% तक आप देख रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए पिटवा लोहा का है 0.1 से लेकर के 0.25% यहाँ देख रहे होंगे। इस्पात का जो है 0.25% से 2%। देखिए भंगुर होता है और ये होता है आघात वर्धता जो चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखिए भंगुर होता है, ये आघात वर्धता होता है। ये आघात वर्धता तथा भंगुर दोनों हो जाता है। इसका देखिए बेल्डिंग होना, देखिए बेल्डिंग नहीं किया जा सकता, इससे बेल्डिंग किया जा सकता है। इसमें बेल्डिंग किया जा सकता है इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस बोलिए, चाहे आप इसको इनर्ट गैस बोलिए, चाहे अक्रिय गैस बोलिए, चाहे अक्रिय गैस बोल दीजिए, और चाहे आप इसको नोबेल गैस बोल दीजिए, बात तो बराबर है। नोबेल गैस बोलिए, नोबेल गैस सब इसी को कहा जाता है। यानी इनर्ट गैस बोलिए, अक्रिय गैस बोलिए, नोबेल गैस बोलिए। आइए आपको बता देते हैं। देखिए अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, यानी इनर्ट गैस कहते किसको है? वैसा गैस जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको क्या करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करेगा? अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? इनर्ट गैस, यानी यह अक्रिय गैस कहलाएगा, यानी कि नोबेल गैस कहलाएगा। अब आपको बता दें कि नोबेल गैस है कितने। तो नोबेल गैस यानी इनर्ट गैस जो है वो जो है, देखिए कौन कौन है। हीलियम जो है वो नोबेल गैस है आपका। हीलियम नोबेल गैस है। हीलियम हो गया। उसके बाद आर्गन आप देखिएगा, आर्गन भी नोबेल गैस है। उसके बाद नियॉन भी देखिएगा, वो भी आपका इनर्ट गैस है। उसके बाद कौन है? क्रिप्टॉन भी है। देखिए क्रिप्टॉन भी है, के आर ही लिखते हैं ना, हाँ के आर लिखते हैं। नेक्स्ट है जेनॉन जो है, जेनॉन भी आप देखते होंगे, जेनॉन भी आप देखते होंगे, ये भी नोबेल गैस है। आपका रेडॉन जो है वो भी नोबेल गैस है, आरएन जिसको बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र उसका आरएन होता है। देखिए नीचे दिए गए होंगे कुछ ना कुछ आपको। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये हो गया हीलियम हो गया। और हीलियम के बाद आप देख रहे होंगे नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, और एक और है ऑर्गेनेशन। तो ये इस तरह से आपका ये हो गया सभी। देखिए इसको याद करने के लिए यहाँ भी कुछ ट्रिक देख रहे हैं। हे ने आर कर जी रन ओग। इसका देखिए परमाणु संख्या दिया होगा। इसका हीलियम का 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, और जेनॉन का 54 है, और रेडॉन का 86 है, और ऑर्गेनेशन का है 118। ये आपका परमाणु संख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए परमाणु संख्या। देखिए एगो अच्छा सा ट्रिक आपको मिल जाएगा। अक्रिय गैस के ट्रिक जो है वो देखिए, हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे। देखिए ही से हो गया कौन ची, ही से हो गया हीलियम, ही से हीलियम हो गया, ना से नियॉन हो गया, आ से आर्गन हो गया, कर से क्रिप्टॉन हो गया, जान से जाना रेक से हो गया जेनॉन, और रे से हो गया रे से हो गया रेडॉन। इस तरह से आपका ये 10 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा।